विवेक भाई देख के पीछे भी है चल रहा है ओ पेन से नहीं ऐसा कैसे हो रहा है कैसे हैं उपस्थित बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज वो पल आ गया है, आज भारतीय मनीषा के प्रतीक, चिंतक, विचारक और राष्ट्र की बौद्धिक समृद्धि में अपना अभूतपूर्व योगदान देने वाले पद्म भूषण राम बहादुर राय जी का माननीय राम बहादुर राय जी का हम बहुत बहुत आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं विनम्र अनुरोध करता हूं माननीय आज के समारोह के अध्यक्ष गौर साहब से कि वो राम बहादुर राय जी को लेकर मंच पर उपस्थित हों। मैं चाहूंगा कि पूर्व शिक्षा मंत्री जिनके निर्देशन में, जिनके सानिध्य में, जिनके मार्गदर्शन में नई शिक्षा नीति आई और आज वो प्रभावी है, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन उसमें हुए हैं जो हमारी पुरानी माननीय जी बिल्कुल। तो जैसा मैंने कहा, भारतीय मनीषा के प्रतीक जो लोग हैं वो इस तरफ होंगे और सामने भी आप बैठे हुए तमाम लोग। मेरा अनुरोध है माननीय संतोष चौबे जी से, माननीय संतोष चौबे जी मंच पर विराजमान हूँ। जाने माने कवि भी हैं, लेखक भी हैं, साहित्यकार हैं और बहुत विरल साहित्यकारों में से एक जो साहित्य और विज्ञान में समान रूप से सक्षम है लेखन में। ऐसे व्यक्तित्व माननीय चौबे जी हमारे बीच में हैं। मेरा अनुरोध है ई माधे जी भी हमारे बीच में, रस आचार्य ई माधे जी, धर्म यश हमारे मध्य हैं, इंडोनेशिया से पधारे हैं। और मैं अनुरोध कर रहा हूं आज के समारोह के आयोजक और पंडित देवलाल शर्मा स्मृति न्यास के अध्यक्ष, जो कि दिल्ली से भी संचालित होता है, यूएसए में भी होता है। मेरा आशय है प्रतिष्ठित समाजसेवी, लेखक और उनके बहुआयामी व्यक्तित्व है उनका, ऐसे इंद्रजीत शर्मा जी आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। आज खुशी की बात यह है कि अचानक दो उनकी कृतियों का भी लोकार्पण, जितने हमारे श्रेष्ठ व्यक्तित्व यहाँ हैं उनके कर कमलों द्वारा होना है। जैसा मैं आपको बता रहा था, करीब 2 दशक से ये परंपरा इस ट्रस्ट के द्वारा चलाई जा रही है। इसमें वी सुतार जैसे जो मूर्तिकार हैं, माननीय वी सुतार जैसे व्यक्तित्व, उनको भी अभिनंदन, उनका भी अभिनंदन किया गया है। और आज बड़े गौरव के पल हैं कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने कालजयी कार्य किए हैं, कालजयी कृतियां समाज को दी हैं, राम बहादुर राय जी, और हमारे बीच में वो हैं। आज उनका अभिनंदन होना है। तो मैं फिर बिना विलंब के, क्योंकि थोड़ा सा विलंब से चल रहे हैं, 4 बजे हमें था शुरू करना, लेकिन कोई बात नहीं, पूरा कोरम पूरा हो गया है, सब लोग आ गए हैं। और अब मैं चाहूंगा कि जिनका आज अभिनंदन होना है, सबसे पहले मैं उनके विषय में आपको थोड़ा सा बता दूं। वैसे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस देश में जो राम बहादुर राय जी के बारे में न जानता हो, जिसने नाम न सुना हो, उनके व्यक्तित्व से परिचित ना हो। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष और भारत के बौद्धिक पुनर्निर्माण में जिनका अथक और अतुलनीय योगदान रहा है, ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं।
आपने आप इकोनॉमिक्स के छात्र रहे, लेकिन आपने पत्रकारिता को चुना क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पत्रकारिता एक समाज में चेतना को विस्तृत करने के लिए, विस्तार देने का एक बड़ा एक काम करती है। तो आपने पत्रकारिता को चुना, छात्र जीवन में राजनीति की, और जेपी आंदोलन हो या मीसा में वे उनके ऊपर लगा, आपातकाल में जेल में रहे, तमाम ऐसी मतलब उन्होंने अपनी मिसालें दी हैं समाज को जो आने वाले युवाओं को जीवंत प्रेरणा देती हैं। मेरा आशय है उनके विषय में कहने का कि वे पत्रकारिता जीवन की निरंतरता में पहले हिंदुस्तान समाचार, न्यूज एजेंसी, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, दैनिक समाचार पत्रों के संपादक रहे। उसके साथ साथ उन्होंने लोकसभा की रिपोर्टिंग की 18 साल तक लगातार जनसत्ता और नवभारत के लिए। इससे पहले उन्होंने अनायास और जनसत्ता अखबार में पड़ताल कॉलम नियमित लिखा, अभिप्राय स्तंभ यथावत में लिखा, और उत्तर पूर्व राज्यों पर विशेष उनका अध्ययन रहा है। और ऐसा कोई राजनीतिज्ञ नहीं रहा उस दौर का और आज के दौर का जो उनकी कलम से, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित ना रहा हो। 2015 में भारत सरकार ने आपको पद्म श्री से अलंकृत किया और पिछले वर्ष 2025 में उनको पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। आप समझ सकते हैं कि क्या उनका कद है। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि कोई समझ ना सका उसके कद का अंदाजा, किसी को हो ना सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है। इतने विनम्र और इतने सहज सरल व्यक्तित्व माननीय राम बहादुर राय जी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आपने एमए अर्थशास्त्र किया और आप गुरु गोविंद सिंह ताई सेंट्रल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रहे और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के आजकल अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय की आम सभा के सदस्य रहे हैं। सांसद चयन समिति, जो सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना जाता है, उसके चयन समिति के सदस्य आप रहे हैं और हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी में निदेशक मंडल के सदस्य रहे। लोकायत स्तंभ आपने लिखा युग वार्ता हिंदी पाक्षिक में, और अनेक सम्मानों से विभूषित। अगर मैं उनकी गणना और गिनती आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, बहुत सारे बड़े बड़े सम्मान उनके हिस्से में हैं और लगभग 20 के करीब पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। और समय समय पर उन्होंने पुरोकथन भी लिखे हैं किताबों में। उसके साथ ही विशेष लेख, विशेष आग्रह पर लोगों ने अगर कहा है, संपादकों ने उनसे मांगे हैं, तो उन्होंने विशेष आलेख भी, लेख उनके लिए लिखे हैं जो बहुत मकबूल हुए, बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। आप मंथन के भारतीय संविधान विशेषांक जनवरी मार्च 2019 के संपादक भी रहे, अतिथि संपादक। तो मित्रों, मैं बीच बीच में बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें आपने लिखी हैं, जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह की जीवनी, मंजिल से ज्यादा सफर, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जरिए भारतीय राजनीति के 30 साल का आकलन करती पुस्तक रहबरी के सवाल, आचार्य जेडी कृपलानी की जीवनी, शाश्वत विद्रोही राजनेता, पेड न्यूज पर एक पुस्तक जो कि बहुत महत्वपूर्ण, काली खबरों की कहानी, जनसत्ता के संस्थापक संपादक प्रभाष जोशी की जीवनी, लोक का प्रभाष के संपादन में सहयोग, बाला साहब देवरस पुस्तक का संपादन हमारे बाला साहब देवरस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय समग्र के पहले खंड में बेकाल और आखिरी खंड में आसान का लेखन। तमाम ऐसे विषय हैं जो इमरजेंसी के 50 साल, प्रतिपक्ष, नीति, राजनीति, अर्थ अनर्थ, लंबी एक फहरिस्त है। जब आप उनके बारे में जानना शुरू करेंगे तो आप जानते चले जाएंगे। और एक असीम सागर की गहराई जैसा उनका व्यक्तित्व और उनका लेखन, उनका ज्ञान, और उस ज्ञान परंपरा को अगली संस्कृति, अगली जो हमारी पीढ़ी है उस तक पहुंचाने का दायित्व, बोध उनके अंदर है और वो पहुंचा रहे हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व को अपने बीच में पाकर हम गौरवान्वित हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली से माननीय राम बहादुर राय साहब का अभिनंदन करें। और मित्रों, मैं चाहता हूं कि अब सबसे पहले माननीय राम बहादुर राय जी का अभिनंदन हो, और मैं इंतजार करते हुए बीएल गौड़ साहब, माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, संतोष चौबे जी, ईमादे सर, रसाचार्य इंद्रजीत शर्मा जी, आप लोग सामने हैं, बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं, क्या पड़ेगा पर
साइड में हो जाइए भैया। फोटो सीधे कर। अरे वो पढ़ रहे हैं भाई, पढ़ रहे हैं। हो जाता है। उत्साह बहुत है और ऐसे में गौड़ साहब वो समझ गए हम लोग। आप पढ़ेंगे? आप पढ़ दें, माइक से पढ़ दें। आप पढ़िए, माइक से अच्छा लगेगा। मानव जीवन ईश्वर द्वारा प्रदत्त सर्वश्रेष्ठ उपहार है तथा मानवता, सत्य और प्रेम इसके अलंकरण हैं। पंडित तिलकराज शर्मा स्मृति न्यास, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रख्यात समाजसेवी एवं दार्वी श्रद्धेय पंडित तिलकराज शर्मा जी के श्रेष्ठ समाज निर्माण के स्वप्न को साकार करने में सृजनरत, निष्ठावान, सहृदय मनुष्यों के अवदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए पत्रकारिता एवं लेखन के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान हेतु पद्म भूषण माननीय राम बहादुर राय जी, अध्यक्ष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली को पंडित तिलकराज शर्मा शिखर सम्मान 2026 प्रदान करते हुए गौरव का अनुभव करता है। बुधवार दिनांक 14 जनवरी 2026 साहित्य अकादमी सभागार, रविंद्र भवन, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर बी एल गौड़ और ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय श्री इंद्रजीत शर्मा जी। सर प्लीज सर, सामने देखिए सर, सामने सर, सर सामने सर वो भी उठा लो एक बार। हाँ, यही रखती है लड़का। सामने देखिए सर। अरे सुनो, ये बोतल उठानी है। और सामने देखिए सर, सामने देखिए सर, सामने। ये अच्छा ये उधर हो जाए क्योंकि उनका मैंने पढ़ा संत जी हाँ, जी हाँ, जी वो उसमें देख वो तो लिखा हुआ लिखा हुआ सर प्लीज प्लीज सर, प्लीज सर 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 इधर। उससे बड़े वो साहित्यकार हैं और उनके उपस्थित होने का मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि कितना समर्पण उनके मन में है राम बहादुर राय जी के लिए। बहुत सारे कार्यक्रम हैं लेकिन उन्होंने समय से पहुंचे बिल्कुल। राय साहब इसके बाद तुरंत ही वे भी आ गए और ये हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया। तो मैं थोड़ा सा आपको माननीय मुख्य अतिथि के बारे में भी बताना चाहूँगा कि वे उत्तर प्रदेश जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था तब भी वो उस सरकार में मंत्री रहे, बाद में उत्तराखंड राज्य बना उसके मुख्यमंत्री रहे और उसके साथ साथ देश के शिक्षा मंत्री तो रहे ही हैं। अनेक सम्मानों से विभूषित डॉक्टर निशंक के उपन्यासों पर फिल्में बनी हैं, उनकी कहानियों का मंचन हुआ है और लगभग 275 के करीब पुस्तकें उनकी प्रकाशित हैं और जितना मुझे मालूम है उसके बाद और आ गई होंगी, मुझे जानकारी नहीं। बहुत बड़ी संख्या में देश विदेश में उनके लेखन पर रिसर्च चल रहा है, शोध हो रहे हैं और अनेक विश्वविद्यालयों में उनका लेखन पढ़ाया भी जा रहा है। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से डॉक्टर निशंक अलंकृत हो चुके हैं, चाहे वो वातायन सम्मान हो और या दुनिया भर के ऐसे बड़े बड़े सम्मान मॉरिशस में हर जगह उनको मिले हैं। आपको अपने बीच पाकर हम बहुत गौरवान्वित हैं और सबसे बड़ी बात है न केवल वे आज आए हैं बल्कि जब भी उन्हें कोई बड़े प्यार से और अपनेपन से बुलाता है तो निशंक जी आशीर्वाद देने जरूर पहुंचते हैं। इसका मैं साक्षी हूँ और बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं। माननीय श्री अनिल जोशी जी बैठे हुए मेरे सामने। अभी 3 दिन का प्रोग्राम बहुत शानदार दिल्ली में हुआ, तो आप जानते हैं किस तरीके से हर चीज़ में लेखक गांव के रूप में उन्होंने एक ऐसी स्थापना की है देहरादून में जो अपने आप में अतुलनीय है और बहुत लंबे समय तक लेखकों के काम आएगी। और वहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय तक जा रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, दुनिया भर के लोग वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर कॉटेजेस बनाई गई हैं। तो ऐसे माननीय निशंक जी का अभिनंदन के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ। हमारे जवाहर आज अभिनंदन नहीं वो आपका भी थोड़ा सा है। जवाहर कर्णावत जी हमारे बीच में हैं, तो वो माननीय निशंक जी का पहले शॉल उड़ाकर अभिनंदन करें। मैंने कहा कि अभी सर ऑल ऑफ यू के
एक बार मो थैंक यू। इसी खूबसूरत मौके पर हमारे समारोह के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर BL गौड़ जी, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं, समाजसेवी हैं और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के प्रतिष्ठित साहित्य भूषण सम्मान से आप अलंकृत हैं। BL गौड़ ने भी साहित्य को और इस साहित्य जगत को अपनी रचना धर्मिता से निरंतर समृद्ध किया है। उनके उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, गीत संग्रह, संस्मरणों पर अनेक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। अंग्रेजी में कई रचनाओं का, किताबों का अनुवाद हुआ है और उसके साथ साथ BL गौड़ साहब एक गॉर्सन्स टाइम्स जो पाक्षिक अखबार है उसके संपादक हैं और बहुत बेहतरीन उनके संपादकीय आते रहे हैं। जैसा मैं भी पढ़ता हूँ उन संपादकियों को और युवाओं को भी स्थान देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उनके लेखन पर भी अनेक विश्वविद्यालयों में रिसर्च चल रहा है, शोध हो रहा है। ऐसे समाजसेवी और गॉर्सन्स टाइम्स के संपादक और जो एक ग्रुप है गॉर्सन्स जो इंडिया है उसके वो चेयरमैन भी हैं, जो लोगों को घर बना के देते हैं। ऐसे सहज सरल व्यक्तित्व BL गौड़ जी के अभिनंदन के मैं अनुरोध कर रहा हूँ इंद्रजीत शर्मा जी से, वो गौड़ साहब का अभिनंदन करें। सर प्लीज सर। हमारे बीच में विपिन गुप्ता जी जो कि नेशनल एक्सप्रेस के संपादक हैं और भारतीय मतदाता संघ के भी चेयरमैन और इंडिया के हैं। भाई आदरणीय राकेश पांडे जी, प्रवासी संसार पत्रिका के संपादक और कवि रचनाकार बैठे हुए हैं। सौरभ पांडे जी जो कि वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी के, वो भी बैठे हुए हैं। और वरिष्ठ कथाकार उपन्यासकार संतोष चौबे हिंदी के उन विरल साहित्यकारों में से एक हैं जो साहित्य और विज्ञान में समान रूप से सक्रिय हैं। उनके 6 कथा संग्रह, हल्के रंग की कमीज, रेस्तरां में दोपहर, 9 बिंदुओं का खेल, बीच प्रेम में गांधी, मगर शेक्सपियर को याद रखना तथा प्रतिनिधि कहानियां, 4 उपन्यास, राग केदार, क्या पता, कामरेड मोहन, जल तरंग और सपनों की दुनिया में ब्लैक होल, 4 कविता संग्रह, कहीं और सच होंगे सपने, कोना धरती का, इस अकवी समय में और घर बाहर प्रकाशित हुए हैं, चर्चित हुए हैं। आप अनेक सम्मानों से तो विभूषित हैं ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा आयोजन देश विदेश में आप कर रहे हैं टैगोर यूनिवर्सिटी की तरफ से, और आप समावर्तन के संपादक मंडल में हैं। इसके साथ ही उनकी आलोचना की कृतियां भी प्रकाशित हैं। कहानी और यथार्थ का संपादन भी आपने किया है। तो इस तरीके से मैं देख पा रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व रंग 2019 में भोपाल से आपने शुरुआत की थी और जिसके आज 50 से अधिक देश सदस्य हैं। आपके जो आयोजन होता है जिसका नाम है विश्व रंग, तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व रंग समारोह की पत्रिका भी निकलती है। विश्व रंग के वे प्रधान संपादक भी हैं और सबसे बड़ी बात है वे इंजीनियरिंग सेवा में भी रहे और भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए भी आपका चयन हुआ। ऐसे माननीय संतोष चौबे जी का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इंद्रजीत शर्मा जी का अनुरोध करता हूँ कि वे उनका शॉल और पुष्पहार चल रहे हैं। ऐसे बड़ी शख्सियत विराजमान हैं, उनमें से डॉक्टर अतुल नासर जी भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं जो कि वाइस चांसलर हैं SGP यूनिवर्सिटी गुड़गांव के। उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर अतुल नासर जी भी विराजमान हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे प्रेम भारद्वाज ज्ञान भिक्षु जी जो कि बड़े गजल का परिचय आपको करा दूं, इंडोनेशिया से हमारे बीच में पधारे हैं और वहाँ बहुत बड़ा समाज का काम आप करते हैं और बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में आपने प्रस्तुतियां दी हैं और अपने ज्ञान से आलोकित किया है आने वाली जनरेशन को। तो ऐसे भ्रष्टाचार्य डॉक्टर ई माधे धर्मयश जी हमारे बीच में हैं। मैं थोड़ा सा उनके विषय में बता दूं कि उनकी बहुत सारी लगभग 20 से ज़्यादा किताबें उनकी प्रकाशित हुई हैं और आप अध्यक्ष हैं अंगिका मेडिटेशन यूरोप, NGO है एक, अंगिका मेडिटेशन यूरोप के आप अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष है वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के, संस्थापक एवं सलाहकार हैं धर्म स्थापनम फाउंडेशन, इंडोनेशियाई समन्वयक विश्व रामायण सम्मेलन के, राजदूत हैं आप इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ कल्चर एंड आर्ट्स इंडोनेशिया और कॉलमनिस्ट हैं, स्तंभकार हैं बाली पोस्ट के मीडिया हिंदू और सुरभ्या पोस्ट अब जाने में दिन कहाँ गए स्फटिक, इसके आप स्तंभकार हैं। आप अनेक सम्मानों से तो विभूषित हैं ही, बल्कि धर्मयश जी ने इंडोनेशिया में बोलचाल की संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार को अपना
बहुत महत्वपूर्ण दायित्व माना है। वहाँ लगातार उसके प्रचार और प्रसार में संस्कृत को बोलचाल की भाषा में हम लोग अपनाएं, यानी इंडोनेशिया के लोग अपनाएं, और स्पोकन संस्कृत शिक्षण केंद्र का काम वहाँ वो चलाते हैं, देखते हैं। सदानंद दीक्षित के मार्गदर्शन में प्रारंभिक शिक्षण आयोजित किया था आपने। सनातन धर्म के प्रचारक हैं, भ्रमणशील गुरु हैं, और दुनिया भर में घूमकर वे धर्म, दर्शन और ध्यान के विषयों पर प्रवचन और शिक्षण देते रहते हैं। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व और बहुत सहज सरल व्यक्तित्व को आज हम अपने बीच पाकर गौरवान्वित हैं। आपको भारत गौरव सम्मान भी प्राप्त हुआ है ब्रिटिश संसद में, और विश्व हिंदी सम्मान विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा 2018 में मिला आपको। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करता हूँ। मैं चाहूँगा शर्मा जी से, सौरभ पांडे जी से, सौरभ पांडे जी आए और माननीय आप आएंगे ना, यहाँ साइड आ जाओ। अभी जी ये हमारे यहाँ से आप इंडोनेशिया की संत हैं, संत का स्वागत कर रहे हैं। सर एक बार सर प्लीज सामने देखिए सर, आप थोड़ा सा प्लीज सर लुक एट द कैमरा। कैमरा आगे देखो। प्रणाम आदिल राय साहब, बैठो। आपको मेरा प्रणाम। गौर साहब, टैली करो। चौबे जी माते जी, और मेरे बड़े भाई रमेश पोखियाल निशंक जी, आपको मेरा प्रणाम। और मेरे सामने बैठे हुए विदुषी है ना, आपको मेरा प्रणाम हाथ जोड़कर। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब बताना चाहता हूँ कि ये ट्रस्ट की शुरुआत मेरे पिताजी 2007 में ये दुनिया से गए। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी के साथ बहुत प्यार था। माता पिता के साथ तो मेरी तार जुड़ी हुई थी, जो आम बोलचाल की भाषा में सुनने में नहीं आती। मेरे माता और पिता दोनों मेरी गोदी में थे जब भगवान के पास गए। ये बड़ा विचित्र संयोग है। मैं विदेश में भी रहता, लेकिन ऐसा हो पाया, ये सोच से परे है अभी कैसे हो गया। दोनों मेरी गोद में थे जब उन्होंने दुनिया से प्रस्थान किया। मेरे पिता शुरू से ही किताबें, धार्मिक किताबें छपवाकर फ्री बांटते थे, तो उनकी देखा देखी मुझे भी लगा कि ये काम करना चाहिए। तो मैंने भी उनके जाने के बाद में पुस्तक वितरण का काम शुरू किया। सैकड़ों किताबें मैंने छपवाई। मेरे काम को देखते हुए न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं, उन्होंने मुझे अनुरोध किया कि आप कुछ किताबें हमें दान में दो। मैंने 50,000 किताबें न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में दान में दी, जो आज भी वहाँ लाइब्रेरी की शोभा बढ़ा रही हैं। मेरे पिता ने अपनी पवित्र कमाई से हरिद्वार में एक अतिथि गृह का निर्माण किया, जिसमें 6 कमरे हैं, और उनके रहते हुए वहाँ रहने की निःशुल्क व्यवस्था थी। उनके दुनिया से जाने के बाद में मैंने वहाँ भोजन की भी व्यवस्था कर दी। कोई भी वहाँ जाकर रह भी सकता है, और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। ये जो अतिथि गृह है, ये मेन रोड पर हरिद्वार पुराने वाली रोड पर कुपत वाला में है। आप सब अगर कभी जाना चाहें तो निमंत्रण स्वीकार करें मेरा, और मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मेरे पिता के जाने के बाद में हमने 2 डिस्पेंसरियों का संचालन शुरू किया, चैरिटेबल, जिसमें हम निःशुल्क इलाज करते हैं। एक फिजिशियन है और एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक है। फिजियोथेरेपी की विशेषता ये है कि वहाँ पर वेटिंग 0 है। अभी दिल्ली में बड़े बड़े होटलों में इवन मैक्स ले लें, आप कहीं जाएं, ऐसा नहीं है कि आप जाएं और आपका ट्रीटमेंट एकदम शुरू हो जाता है। लेकिन इसको देखते हुए मैंने टेक्नीशियन बढ़ा दिए, जगह बढ़ा दी, तो अब वेटिंग 0 है। इसके अलावा हम लोग घर पर जाकर निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। गौड़ साहब अपने यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाते हैं, वो 5,000 रुपये रोज लेके जाते हैं जी, और 15-20 मिनट सिर्फ लगाते हैं। और हमारे जो टेक्नीशियन है, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, और हम लोग निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं घर पर जाकर, जिसमें बुजुर्ग या बच्चे जो चल नहीं सकते, आ नहीं सकते। इसके अलावा हमारे 2 स्कूल चल रहे हैं। एक सिलाई स्कूल भी हमारा चल रहा है, एक लाइब्रेरी भी हमारी चल रही है, जिसमें लगभग 10,000 पुस्तकें हैं हमारे पास। ये सब हमारा निःशुल्क है। सिलाई स्कूल चल रहा है। बच्चे जब बच्चियां सीख जाती हैं तो हम उनको सिलाई
मशीन निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं ताकि वो अपना साधन जुटा सकें अपने घर में। पिता द्वारा सिखाई गई बातें मेरे को आज भी याद हैं और मैं उनका अनुसरण करता हूँ। मेरे गुरु मुझे मिले। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे कॉलेज में संस्कृत पढ़ाती थी प्रोफेसर साहिबा, उनका नाम सरोज खन्ना है। वो पहली पंक्ति में बैठी हैं और मुझे आज भी आशीर्वाद दे रही हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे प्रोफेसर्स का साथ मिला जिन्होंने मेरे को इंजीनियर बनाने में बड़ा सहयोग दिया। मैं याददाश्त मेरी इतनी तेज है कि मैं आज मुझे मालूम है कि जब मेरे पिता मुझे स्कूल छोड़ने गए थे पहली क्लास में पहली बार जब मेरा एडमिशन हुआ था, तो वो पहला दिन भी मुझे याद है। मैंने अपनी पुस्तक में उसका जिक्र किया है। तो पहली क्लास से पढ़ाने वाले टीचर और आज तक कॉलेज तक मैं उनके संपर्क में हूँ और आशीर्वाद लेने से मैं चूकता नहीं हूँ। अपने से बड़े आदमी के पाँव छूकर आशीर्वाद में लेता हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे जो आशीर्वाद दिया वो फला फूला, वो मैं न्यूयॉर्क में भी ले गया। वहाँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति हम लोगों ने बनाई मिलकर, जो 38 साल से काम कर रही है। और हमारी एक मैगजीन भी है विश्वा, जो पूरी दुनिया में हम निःशुल्क ही बेचते हैं। उसकी कोई कीमत नहीं है, उसके ऊपर कोई कीमत नहीं लिखी हुई। तो हमारे सभी जो काम हम कर रहे हैं तो उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है कि कहीं हम पैसा लेके काम करें। ईश्वर ने हमें समर्थ बनाया है। तो आज मैं देखता हूँ मेरे से प्रेरणा लेकर हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, यूएसए में रहते हैं, उन्होंने अपने गांव में लाइब्रेरी बनवा दी और उन्होंने कोई शर्म महसूस नहीं की। उन्होंने मुझे बोला भी इंद्र जी आपको देखता देखते मैंने लाइब्रेरी गांव में बना दी। कुछ फिजियोथेरेपी क्लिनिक भी हमने गाँव में बनवा दिए, मशीन दे दी उनको, कुछ और दे दिया। और ये ईश्वर की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, आप लोगों की शुभकामनाएं हैं कि हम सब लोग ये काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने आशीर्वाद दिया और ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें कि मैं और अच्छे अच्छे काम करूं और समाज की सेवा करूं, देश का नाम ऊंचा करूं। विवेक गौतम जी एक बात भूल गए, आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत गौरव का अवार्ड 2019 में मिल चुका है और आप उसका सम्मान करते। और मैं सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ, क्योंकि गौतम जी तो खुद यहाँ पर थे, मैं प्रेम भारद्वाज ज्ञान भिक्षु जी को अनुरोध करूंगा कि वो आकर हमारे गौतम जी का स्वागत करें। प्लीज प्रेम भारद्वाज। सर आइए सर। अरे हो गया। एक मिनट सर। सर सब जगह ओमनी प्रेजेंट हो रहे हैं वो, तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ हुआ कि मैंने उनके बारे में नहीं बताया, जबकि मैं लिख के लाया था। ऐसा हो जाता है, लेकिन उन्होंने बताया, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन एक पक्ष में बताना चाह रहा था। मैं गया जब पहली बार इनसे मिला तो वहाँ पर इन्होंने गाय भी पाली हुई है और गाय का मक्खन के साथ जो वो पराठा जो मिलता है वहाँ पे खाने के लिए इनके घर पे, उसका स्वाद तो अतुलनीय है। सबको जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाना पड़ेगा। और बड़े मन से बड़े भाव से आप कराते हैं काम उसको। अपनी गाय की सेवा सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। आप कितने बजे भी सोएं, सुबह 4 बजे तो उन्होंने उठना है, 3:30-4 बजे उठ जाते हैं। कैसे उठ जाते हैं, कितनी शक्ति उनके पास है, हमसे बड़े उम्र में है, लेकिन ईश्वर इनकी शक्ति को, इनकी इच्छा शक्ति को बनाए रखे और इसी तरह से श्रेष्ठ काम करते रहें। और जैसा इन्होंने बताया बहुत सारे उपक्रम चल रहे हैं और उन उपक्रमों से समाज को लाभ हो रहा है। और मैंने एक बात बनारस में पिछले दिनों कही थी कार्यक्रम में कि ये हमारे इंद्रजीत शर्मा जी बहुत सारी छोटी साहित्यिक संस्थाओं के लिए प्राणवायु हैं, ऑक्सीजन का काम करते हैं। अगर ये ना हो तो बहुत सारों की सांसें ढक सकती है, लेकिन जहाँ भी कोई इनके पास जाता है तो वो अपनी प्राणवायु वो उसको देते हैं, उसको जीवन दान देते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं और बिना किसी अपेक्षा के बढ़ाते हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि आप हर जगह होते हैं, तो कहते हैं अब हर जगह लोग बुलाते हैं तो जाना भी पड़ता है। तो निश्चित रूप से ये भाव जो है सेवा का, ये ईश्वर ने इनको दिया। आज भी आपके पिताश्री के कमरे में आप जाएंगे तो वहाँ पर उनके वो जूते जो पहनते थे वो रखे हुए हैं, उनकी ड्रेसेस रखी हुई है, वो कमरा एज इट इज़ रखा हुआ उन्होंने। वरना आज के दौर में कितना सम्मान हम लोग कर रहे हैं अपने पेरेंट्स का या माता पिता का, तो ये कहीं ना कहीं उनके पिता का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है। और मुझे खुशी, जब मेरे घर गए थे एक बार तो अम्मा मेरी 94 ईयर्स की हैं, तो बड़े खुशी उनके पैर छू के कह रहे इतनी उम्र वाले लोग आज मिल रहे हैं
तो बड़ी बात है। तो ये मुझे भी खुशी होती है कि जब हम घर से चलते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलता है। ऐसे ही राय साहब हैं, आज हमें उनका आशीर्वाद मिल रहा है। उधर से इंडोनेशिया से चौबे साहब हैं, गौड़ साहब हैं। आप लगा लीजिए, कभी आप बाहर, मैं सुना कान से, देखा नहीं कौन बोल रहा था कि गौड़ साहब आप तो यंग होते जा रहे हैं। तो जब बराबर में राम बैठे होंगे इधर रमेश बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से, और संतोष सर अक्सर आपके पास हैं बिल्कुल वहीं तरफ, तो आचार्य उधर बराबर में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से बड़ा एक महत्वपूर्ण समय है, पल है ये, जिसको हम हमेशा अपनी स्मृतियों में कैद रखना चाहेंगे। और मैं गौड़ साहब को आमंत्रित करता हूँ। गौड़ साहब हालांकि अध्यक्ष हैं, लेकिन हाँ, उनको तो नहीं मैं कहूँगा कि अभी आए हो, अध्यक्ष जी को नहीं। सर अभी आप रहने दें प्लीज, क्योंकि मुझे से याद है कि अभी 12 जून है और मेरे घर में भी एक ये तिथि महत्वपूर्ण है, तो इसलिए मुझे हमेशा याद रहता है कि 12 जून को सबका जन्मदिन है। तो प्लीज आप बैठें। मैं नहीं बस आपको बताया, राय साहब का स्टाइल बताया ना, उन्होंने कहा बस बैठ जाओ। इसलिए आपके होटल में जब था तो मैं बोल रहा था राय के साथ के बारे में, तो कह रहे आप बैठो बैठो, बहुत बोल दिया तुमने। आपने सबका परिचय कराया, मैं उनका परिचय मैं थोड़ा सा दे दूं। एक तो वो दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, डॉक्टर विवेक बोध, लेकिन लेखन कार्य और सामाजिक कार्य ये बराबर करते रहते हैं। अब तक इनकी 18 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें कुछ समालोचनाएं भी हैं, और अक्सर मुखछंद लिखते हैं, गीत बहुत कम लिखते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि आए दिन किसी न किसी मंच पर, हर सप्ताह में कोई न कोई एक मंच वहाँ विवेक गौतम जरूर होते हैं और सभी का सम्मान करते हैं। ये उनकी आदत है, सामाजिक है इस मामले में काफ़ी। अभी इन्होंने हमारे विवेक गौतम बैठे हैं, हमारे विपिन गुप्ता जी, जो नेशनल एक्सप्रेस निकालते हैं, जो इंडिया में 2 जगह से छपता है, लाखों की संख्या में उनके पाठक हैं। उनके अखबार में आपने साहित्य का कॉलम संभाला है, और वो साहित्य के जुड़ने से मैंने अभी विपिन गुप्ता जी से कहा था कि बहुत फर्क पड़ता है किसी पेपर में अगर हम साहित्य कॉलम निकालते हैं, क्योंकि हमारे बीच में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो केवल साहित्यकार नहीं है, वो स्वयं में संस्था भी है। अनिल जोशी जी अभी आए हैं, बाद में आए हैं, उन्होंने तो अभी 3 दिन का एक इतना बड़ा कार्यक्रम किया जो देश और विदेश तक जिसकी चर्चाएं हो रही हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आनंद कर हमारे बीच में कैसी कैसी संस्थाएं, सौरभ पांडे जी बैठे हैं, ये श्रीलंका और कहाँ इनकी बेटी है 9 साल की, जिसको ये भागवत जो है वो जवानी याद है, 4000 श्लोक वो बिल्कुल 9 साल की बच्ची सुनाती है। इंडोनेशिया में कहाँ गए हैं, अभी कई देशों में मैं अखबारों में पढ़ता रहता हूँ, वो आज हमारे बीच में है, हमारा बड़ा सौभाग्य है। तो डॉक्टर अतुल नासा, जो इसमें हमारे राम बहादुर राय जी कुलपति हैं, सुमा बीसी हैं, और वहाँ से गुड़गांव से पधारे हमारे बीच में छोटे से गाड़ी से, मैं उनको आशीर्वाद। भाई मणिंद्र जैन, जो हमारे फिल्म जगत के जो जैन थे, रविंद्र जैन जी, उनके छोटे भाई हैं, और उस नाते मेरे भी छोटे भाई हैं। देश में एक संस्था है जो 10 देशों का एक कमर्शियल वो बना हुआ है, जैसे हमारे यहाँ फिक्की है, उसके अध्यक्ष हैं, जैन समाज के अध्यक्ष हैं, और हमारे जो वैदिक जी गुजर गए हैं, वो एक हमारा मंच बना हुआ है, उसमें विपिन गुप्ता जी और आप दोनों उसे चला रहे हैं। हर साल एक बड़ा कार्यक्रम उनकी याद में होता है। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में हैं, और मैं भूल से अगर कोई नाम छूटे हुए तो सभी को प्रणाम करता हूँ, और उनसे कहता हूँ आप आए हैं, आपका हमारे ऊपर एक एहसान है। बहुत बड़ी बात है कि आप आज के समय में अपना समय निकालना और किसी साहित्यिक कार्यक्रम को सफल बनाना, सारा हाल भरा हुआ है। इससे लगता है कि हमारा जो कार्यक्रम है आज का वो सफल हुआ है। जैसा आपने बताया मणिंद्र जैन जी के बारे में, वो कल की धाम मंदिर संभल के भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, ट्रस्टी हैं, बिल्कुल वो हमारे बीच में विराजमान हैं। और मुझे एक बार मौका मिला था, सर ने कहा था आना, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया किसी कारण।
तो बहुत बहुत अभिनंदन। मैं ये 2 पुस्तकें नहीं बहुत बहुत अभिनंदन। सर आप एक बार सर थोड़ा सर प्लीज सर आप लोग मुझे आ जाइए सर आप सर थोड़ा प्लीज सर अभी आ जाइए सर प्लीज। मैं चाहता हूँ कि अब लोकार्पण हो जाए किताब का। अभी आवाज आ रही है? ये 2 पुस्तकें भेंट की हैं मैंने चौबे जी को, इसलिए कि इनकी 5 यूनिवर्सिटी हैं जिसमें एक स्किल यूनिवर्सिटी भी है। इन दोनों पुस्तकों का लोकार्पण राम बहादुर राय जी ने इतनी कृपा की कि अपनी यूनिवर्सिटी में ही इन दोनों का लोकार्पण कराया। उसमें भी इसी तरह से हाल भरा हुआ था और ये कई जगह चर्चा चल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ HRD में भी मैं गया हूँ 2 बार कि वो ये देश के जो 12वीं पास युवा हैं वो 4.5 साल की जो इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, वो 1 साल का डिप्लोमा हम अप्रूव करा रहे हैं ये हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर। और 1 साल में ही यानी 12वीं क्लास में ही क्लास करते करते जब इस सर्टिफिकेट को गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होगा वो 1 साल का, उसे लेकर निकलेंगे वो, उन्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आज मेरे अपने संस्थान में मैं चाहता हूँ कि 10-20 ऐसे लोग मिले जो हाई राइज बिल्डिंग के बारे में ज्ञान रखते हों, तो हम उन्हें लेने को तैयार हैं। मैं इसमें 0 आशा करता हूँ, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, प्रभु ने दिया है। मैं चाहता हूँ देश के युवाओं को रोजगार मिले। इससे पहले मैंने नीम से नाली तक लिखी थी, वो आज भी शायद 12 इंस्टीट्यूट में मिनिस्ट्री ऑफ HRD का NIOS जो स्कीम है नेशनल ओपन स्कूल, उसमें पढ़ाई जा रही है। उसमें केवल 10वीं पास उसको 6 महीने का कोर्स करके और कहीं भी कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर लग जाता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर का 1 साल का कोर्स हम बनाने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि सरकार उसको अप्रूव करेगी। तो ये हम पढ़ाना अपने स्कूल में तो हम इसी साल से शुरू कर रहे हैं। ये मैंने दो पुस्तकें जो भी जी को भेंट की हैं, इसकी यूनिवर्सिटी में इसको देखेंगे, इसको मनन करेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में गौर साहब के पुत्र भी बैठे हैं, माननीय श्री राहुल गौर जी और जगदीश व्योम जी जो कि हमारे शिक्षा अधिकारी भी रहे और बहुत बड़े लेखक हैं अच्छे, कमलेश भट्ट कमल जी जो गजलकार भी और प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, राजेंद्र पाराशर जी इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑथर्स के चेयरमैन, तमाम बहुत सारे अच्छे लोग, पंडित मारुति भार्गव जी बैठे हैं सरोद वादक जो डॉक्टर करण सिंह के साथ उन्होंने बजाया था उन्होंने ICCR में। तो ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ और बताता रहूँगा बीच बीच में। सविता चड्ढा जी बैठी हैं, इंजीनियर धर्मवीर सिंह जी बैठे हुए हैं जो सरस्वती कुंज IP एक्सटेंशन के भी चेयरमैन है और आसपास की सोसाइटीज़ के चेयरमैन हैं। ऐसे व्यक्ति तुम्हारे बीच में, शोभना मित्तल जी। तो लीजिए मित्रों, मैं बिना विलंब के अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे बीच में ई मादे धर्मयश रसाचार्य ई मादे धर्मयश जी को जो आए और अपना उद्बोधन दें। उनका लोकार्पण माननीय राम बहादुर राय साहब, गौर साहब और निशंक जी उनको करें। Look at the camera. Look at the camera. Sir, please. विनम्रता के साथ, सम्मान के साथ माननीय श्री संतोष चौबे जी। हमारी इस बहुत ही आत्मीय सभा में हमारे बीच उपस्थित हम सबके अग्रज और जिन्हें हम पढ़कर बड़े हुए माननीय राम बहादुर राय जी,
उनका काफ़ी परिचय दिया जा चुका है, लेकिन उनके आलेख और उनके रिपोर्टिंग्स कुछ इस तरह रहे कि कभी आप उससे हट नहीं पाए, और बाद में वो विश्वविद्यालय में भी पहुँचे हैं और अब इंदिरा गांधी सेंटर के अध्यक्ष हैं। तो मैं उनका बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज शुभकामनाएं देने का समय है और उन्हें आज सम्मानित किया गया है, इसलिए उनको बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनकी दीर्घायु के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। माननीय निशंक जी धीरे धीरे पास आते चले जा रहे हैं और लगभग ऐसा है कि विश्व रंग के मित्र ही बन गए हैं। लंदन में मेरी पहली बार मुलाकात उनसे हुई और वो भी यहाँ पर हैं, बाकी सभी लोग मंच पर हैं। मैं बहुत समय संबोधन में नहीं लूँगा, और साहब से अनुरोध करूँगा कि थोड़े बैठ जाए तो मैं अपनी बात कह दूँ जल्दी से। बैठे सर, आप बैठे। मित्रों, मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो अपनी माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं और उनके लिए जीवन अपना लगाते हैं। इंद्रजीत शर्मा ऐसे एक व्यक्ति हैं जो अपने पिता के लेके, मैं इनको जानता हूँ पिछले 8-10 सालों से, और ये कहना उचित नहीं होगा कि मुझे भी उन्होंने तिलकराज शर्मा सम्मान से सम्मानित किया था एक विश्व रंग फंक्शन में, तो वो भी मेरा एक आभार है। लेकिन आज के समय में जब माता पिता का प्रभाव परिवार में खींचता जाता है, जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, अभी कोविड गुजरा है और पूरे विश्व में ये भारतीय जीवन शैली, भारतीय परिवार की महत्ता बढ़ी है। उस समय में जब आप इस तरह का काम करते हैं, इस तरह की बात करते हैं, तो बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। मैं बहुत उनको इसके लिए श्रद्धा, आभार और सम्मान देता हूँ। हम भी अपने पिता बनमाली जी के लिए एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ी सजन पीठ है, वो काम करते हैं। विश्व रंग के आधारभूत संगठनों में बनमाली सजन पीठ भी है। बनमाली जी प्रेमचंद के समय के कथाकार थे और उनसे मुझे कहानी और साहित्य भी मिला। तो इस तरह साहित्यकार और कथाकार होने का एक श्रेय उनको भी जाता है। तो उनके आधार पर बहुत सारा काम हम लोग करते हैं। आज इसका अवकाश नहीं कि मैं आपको बताऊं। जब राय साहब का परिचय दिया जा रहा था तो ऐसा कहा गया, जो सही भी है, कि भारतीय परंपरा के उत्खनन में, भारतीय परंपरा की पुनर्स्थापना में उनका बहुत बड़ा काम है। तो मैं भाई थोड़ा खटपट बंद करता हूँ, थोड़ी देर शांत रहो, शांत रहिए। मित्रों, मैं उस जयप्रकाश आंदोलन की रैली में था जब जयप्रकाश जी रामलीला मैदान में आए थे और मैं उस रैली में उपस्थित था। मुझे याद है कि वहाँ से लेके किस तरह का विकास हमारे देश में हुआ है। एक बहुत दिलचस्प बात है जो राम बहादुर राय जी के कंटेक्स्ट में मैं कहना चाहूँगा। जितनी भी विचारधाराएं हमारे देश में 20वीं शताब्दी में प्रचलित रहीं, जिनके आधार पर आप साहित्य रचते रहे, जिनके आधार पर आप दुनिया देखते रहे, आपकी दृष्टि को जो परिभाषित करती थी, मतलब वो सारी विचारधाराएं 19वीं शताब्दी की थी। आप देखिए कि यदि आप फ्रायड की बात करते हैं या मार्क्स की बात करते हैं या आप और नरात्मकता के सिद्धांत की बात करते हैं, डेकार्टे की बात करते हैं, विज्ञानवाद हो कि मार्क्सवाद हो कि फ्रायडवाद हो कि बाकी जो विचारधाराएं थी, वो सभी 19वीं शताब्दी की विचारधाराएं थी। तो आश्चर्य की बात यह है कि 20वीं शताब्दी में किसी ने भी एक नया विचार नहीं किया कि इनकी दृष्टि से हम क्यों देखें। किसी ने ये विचार नहीं किया कि इनकी दृष्टि से क्यों देखा जाए। मुझे लगता है कि सिर्फ महात्मा गांधी एक व्यक्ति थे जिन्होंने कि अपने देश में प्रकृति के साथ समन्वय के साथ विकास होना चाहिए, मनुष्य को केंद्र में रखना चाहिए, और ये सारी जो बातें महात्मा गांधी की थी। राय साहब, मुझे लगता है, मैं चाहता था कि मैं बहुत सुनूं, मैं आज वो इसके बारे में भी बातें करेंगे। और दूसरा व्यक्ति जो मुझे लगता है कि जिसने नई बात की वो थे दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने की एकात्म मानववाद की बात करी, ब्रह्मांड के साथ एकता, मनुष्य केंद्र में और प्रकृति के साथ समन्वय। मुझे लगता है ये दो बड़े लोग थे जिन पर बार बार बात होनी चाहिए थी, विचार होना चाहिए था। जब हम परंपरा की वापसी की बात करते हैं, भारत की आत्मा के पुनरुत्खनन की बात करते हैं,
तो ये दो बातें मुझे लगती हैं कि जो, और राय साहब के काम में या उनके विचार में या आगे चल के जैसा परिचय दिया गया, ये मुझे धाराएं दोनों मिलती हुई दिखती हैं। उनका महत्व इस बात में है कि वो एक बार दोबारा अपने आदर्शों को स्थापित करने के बारे में और भारतीय विचारधाराओं के कंटेक्स्ट में बात करने की बात करते हैं, और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत आकर्षित करती हैं उनके बारे में। दूसरी बात अभी जो गौर साहब ने कही, स्टार्टअप को लेके या उद्यमिता को लेके या कौशल को लेके, तो मित्रों एक बात, सर बैठे, निशंक जी बैठे, मैं उनको सर कह के बात करता हूँ, हालांकि मित्रता हो गई है लेकिन अभी भी सर कहना ही मुझे ठीक लगता है। एक देखने वाली बात यह है कि अपने देश में 90 से 92% कौशल, जो स्किल की बात होती है, 92% कौशल जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जनरेट होता है, और पूरा जो प्रयास कौशल का रहा, स्किल मिशन वगैरह का रहा, वो शुरुआत में 8% उन लोगों के लिए रहा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आए। तो हम जब अपने एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, बाकी कौशल की बात करते हैं, तो 92% एम्प्लॉयमेंट की बात करनी चाहिए। और आप तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हैं, आप कह रहे हैं कि हमें कुशल लोग नहीं मिलते हैं। पूरे देश में यह हाल है कि अपने को कौशल इतना जनरेट करना है, स्किल लोग नहीं मिलते हैं। एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत नहीं है, रोजगार की भी दिक्कत नहीं है। ये करते समय हमें अपनी मातृभाषा की तरफ लौटना था। तो नई शिक्षा नीति ने ये किया कि मातृभाषा में पढ़ाओ भाई। आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, आपका जो किसान है, उसको अंग्रेजी में क्यों पढ़ा रहे हो, और अपनी एग्रीकल्चर के काम आप अंग्रेजी में क्यों कर रहे हो। तो ये जो काम आपने किया है ये बहुत बड़ा श्लाघनीय काम है। मैं सिर्फ एक ही अनुभव अपना बताता हूँ और बात समाप्त करूंगा। पिछली 86 में जब कंप्यूटर अपने देश में आ रहे थे, तो ऐसा माना जाता था कि कंप्यूटर के बारे में हिंदी में बात नहीं हो सकती, या मतलब वो तो ऐसा ही था, जो संस्था वगैरह टाई वाई पहन के, और कुछ ऐसा था कि कंप्यूटर में टाई नहीं पहनो तो समझेगा नहीं क्या बात। लेकिन लोग ऐसे सूट पहन के, टाई पहन के कंप्यूटर सेंटर वगैरह खोल रहे थे। 85-86 के आसपास मेरी पहली किताब, जब नरसिम्हा राव जी थे यहाँ, कंप्यूटर एक परिचय के नाम से आई। ये कंप्यूटर एक परिचय किताब मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथकालय ने प्रकाशित की, और ये किताब जो है पहले ही वर्ष में लगभग 1 लाख प्रतियां बिकी। आज तक उसकी 20 लाख से ज़्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। किताब अपडेट होती रहती है, लेकिन उसने रोजगार को पैदा करने में भी बड़ी मदद करी। जब ये कोर्सेज हुए, ट्रेनिंग हुई, प्रशिक्षण हुआ, तो गाँव में केंद्र खोले गए। और अब जिसको हम कॉमन सर्विस सेंटर कहते हैं या सेवा केंद्र कहते हैं, रविशंकर प्रसाद जी के समय में वो बड़े पैमाने पर सामने आया। ये केंद्र उसी मॉडल के आधार पर बने हैं जो हिंदी में सेवाएं प्रदान करने का या प्रशिक्षण देने का हमारा मॉडल था। अब अपने देश भर में 2 लाख ऐसी पंचायतें हैं, बल्कि 2.5 लाख के आसपास पंचायतें हैं जहाँ पर कि ये केंद्र खोले गए हैं। वो सेवाएं प्रदान करते हैं, फाइनेंशियल प्रदान करते हैं, बैंकों से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारा ये जो काम हो रहा है बैंकिंग सेवाओं का, वो इन माध्यम से हो रहा है। तो एक विचार जो भारतीय भाषाओं पर केंद्रित हो, एक विचार जो गांव तक जाए, वो बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, और अपने को थोड़ा भारतीय भाषाओं के साथ जुड़ के काम करना है। ये काम मुझे लगता है गौर साहब ने किया है। मेरी ये किताब है, पुस्तक मेरे में भी है। और ऐसा नहीं कि हम कंप्यूटर एक परिचय छाती पर करूँगा। मेरी एक नई किताब कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे अब आई है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपने को कहाँ तक ले जाएगी और कहाँ पर हमें उसे रोकना है। ये किताब भी वहाँ है। मुझे पता नहीं, इन्होंने कहा था भाई साहब, वैसे तो मैं कविताएं लिखता हूँ, बाद में रहता, पर हाल में मैंने सर कुछ गजलें कही हैं। मैं एक गजल आपको, ये नया काम है, एकदम नया काम है, और अनिल जी जानते मेरी कविताएं तो बिल्कुल अलग तरह की हैं। एक गजल कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। यहाँ मुझ पर तेरा दावा कभी पूरा नहीं होगा, यहाँ मुझ पर तेरा दावा कभी पूरा नहीं होगा, न पूरा मैं ही तेरा हूँ, न पूरा तू मेरा होगा। यहाँ मुझ पर तेरा दावा कभी पूरा नहीं होगा, न पूरा मैं ही तेरा हूँ,
न पूरा तो मेरा होगा। मुसलसल एक ही जिद थी कि पूरा हो के दिखलाऊं, मुसलसल एक ही जिद थी कि पूरा हो के दिखलाऊं, जो ऐसा सोचता था वो यकीनन सिरफिरा होगा, जो ऐसा सोचता था वो यकीनन सिरफिरा होगा। ये निशंक जी के लिए भी सच है, राय साहब के लिए भी सच है, गौर साहब के लिए भी सच है। थोड़ा थोड़ा सिलसिला होना पड़ता है। बुलंदी पर खड़ा होकर भी सबको साथ लेता है, बुलंदी पर खड़ा होकर भी सबको बुलंदी पर खड़ा होकर भी सबको साथ लेता है, यकीनन वो कभी खुद भी बुलंदी से गिरा होगा। बुलंदी पर खड़ा होकर भी सबको साथ लेता है, यकीनन वो कभी खुद भी बुलंदी से गिरा होगा। वही रंगत वही बातें गले लग कर के मुस्काना, वही रंगत वही बातें, ये हिंदी गीत के बारे में, वही रंगत वही बातें गले लग कर के मुस्काना, कि भीतर झांक कर देखो वो मुश्किल से घिरा होगा। वही रंगत वही बातें गले लग कर के मुस्काना, कि भीतर झांक कर देखो वो मुश्किल से घिरा होगा। बुलाते पेड़ हैं तुझको, बुलाते पेड़ हैं तुझको, घनी छाया है गहराती, बुलाते पेड़ हैं तुझको, घनी छाया है गहराती, वहीं पर दोस्त होंगे कुछ, वहीं पर तस्वीरा होगा, वहीं पर दोस्त होंगे कुछ, वहीं पर तस्वीरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने समय लिया और मैं बहुत माफी चाहता हूँ। मुझे बहुत शिद्दत से राम बहादुर राय साहब को सुनना था, लेकिन मेरा ही एक कार्यक्रम अभी पुस्तक मेले में है, वो 1 घंटे मुझे ही वहाँ बोलना है, तो मुझे लगता है कि मैं आपसे माफी चाहूँगा। संतोष चौबे जी, बहुत अच्छी गजल आपने सुनाई, बहुत मीनिंगफुल और बहुत गहरी बात आपने कही। हमारे बीच में डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा जी बैठे हुए हैं, जो डायरेक्टर रहे ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंडियन रेलवेज में, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस। माइक्रोसॉफ्ट में आपने हिंदी कंसल्टेंट के रूप में बहुत लंबे समय तक काम किया। कंप्यूटर भाषिक अनुप्रयोग आपकी किताब बहुत मकबूल हुई है, चर्चित हुई है, और राष्ट्रपति जी द्वारा हिंदी सेवा के लिए आपको आत्माराम पुरस्कार भी मिला है वैज्ञानिक लेखन के लिए। ऐसे विजय कुमार मल्होत्रा जी हमारे बीच में हैं। मैं बता दूं, हमारे बीच में IPS वी शेखर भी विराजमान है, जो गजल भी लिखते हैं, कविताएं भी लिखते हैं और भारतीय पुलिस सेवा में कार्य करते रहे। ऐसे व्यक्ति तो हमारे बीच में सुबोध कुमार शर्मा जी, जो रिपोर्टिंग बहुत अच्छी करते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने हिंदू कॉलेज से स्टडीज की है। अपने डॉक्टर कपिल नागर जी, जो मैथमेटिक्स के लेक्चरर रहे, वो भी हमारे बीच में विराजमान हैं। सुनील गौतम जी इंजीनियर, जो कि ESES में हैं, आप डेसू में थे, और राजेंद्र गौतम जी, अंकित राणा जी, सभी लोग हमारे बीच में विराजमान हैं। और मित्रों, मैं बीच बीच में बताता रहूँगा, दिनकर दीक्षित जी जो हिंदी के लेक्चरर हैं, और मणिंद्र जैन जी के बारे में बताया मैंने। अनिल गौड़ जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। एक और व्यक्तित्व है जो कश्मीर से जिनकी जड़ें जुड़ती हैं, रमेश मनवटी जी नोएडा से हमारे बीच में हैं, साहित्यकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कश्मीर रिसर्च फाउंडेशन के आप सर्विस करवा हैं और कम्युनिटी ब्रदरहुड के लिए काम करते हैं। अंजू शर्मा जी वाइफ हैं इंद्रजीत शर्मा जी की, बहन शारदा शर्मा जी, भांजा मनीष शर्मा, दीपक सहरावत उनके दामाद साहब, छाया शर्मा सहरावत उनकी बिटिया, उषा किरण जी जो शिक्षिका हैं, वो भी हमारे बीच में विराजमान है। सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अतुल प्रभाकर जी विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान से, रसूल लतांत जी, राजू गोरा जी पत्रकार, सभी लोग मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बीच बीच में नाम लेता रहूँगा। और अब मैं रसाचार्य ई माधे धर्मेश जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, उनके स्नेहाशीष के लिए वे आशीर्वचन दें और शुभकामना दें माननीय राम बहादुर राय जी को। सभी मंचासीन विकटजन आदरणीय, मेरा प्रणाम। और आप सभी को भी, जो जहाँ तक मुझे मालूम है एक एक विभूति हैं बैठे हैं सामने, मेरा सादर प्रणाम। हाँ, मेरा नाम ई माधे धर्म यश है।
बाली इंडोनेशिया का हूँ। ये मुझे शायद ये अजीब सा लगता है जब अंग्रेजी में लिखते हैं आई मेड, लेकिन उच्चारण है ई मादे। हमारे बाली में एक बहुत पहले से फैमिली प्लानिंग है कि हमारे बाली में हिंदू लोग 4 बच्चे होना चाहिए। पहले 3 था, उसके बाद 4 बच्चे। सबसे पहले ईवायान कहते हैं, नाम से पहले रखते हैं ईवायान। और दूसरा बेटा का नाम से पहले ई मादे कहते हैं, तो मैं दूसरा लड़का। तीसरा ई न्योमान कहते हैं, और उसके बाद छोटा ई कटुट कहते हैं। महिला तो लड़की तो ई के जगह नी लगाते हैं। तो थोड़ा जानकारी आपके लिए। और अभी तक जो मैंने समझने की कोशिश की, ये कैसे आरंभ हुआ। तो ईवायान, ये सबसे पहले नाम ईवायान मैंने देखा, ये संस्कृत शब्द से आया, वया, वायुवृद्ध जैसे वया शब्द से। और जो दूसरा ये मादे, मादिया से आता है, जो बीच वाला है। फिर इन्योमान अनुजय से आता है। फिर एकतुत, ये जो बाली भाषा का है। फिर इतुत जो तीनों को फॉलो करके आता है। तो छोटा सा जानकारी। एक ये जो समागम है, कारण है हम यहाँ सब मिलते हैं, वो हमारे स्वर्गीय पंडित तिलकराज जी हैं। नाम से तो हम सब जानते हैं, और काम से जो हमने सुना वो भी नाम से आगे है। और जो कारण हमको बनाया, यहाँ मिलते हैं, जो एक दूसरे हम इतना इच्छुक रखते हैं एक दूसरे मिलने का, तो इस जगह में हमको मिलाया। और जहाँ मेरे समझ में है कि अगर ऐसे समागम आता है तो क्षण भर वो एक प्रसाद है, तरह तरह का प्रसाद, जो अदृश्य रूप से या जानकारी रूप से या विद्या रूप से या अनुभव रूप से वो आता है ऐसे समागम में। तो मुझे यहाँ आप लोगों के बीच में आया बहुत आनंद महसूस करता हूँ। थोड़ा शायद आपको इंस्पिरेशन दूँ, या वो मेरे लिए कि ऐसे समागम में हमको पाके क्या ले जाना, फिर बच्चों को क्या बांटना, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसे कहो नहीं ये मनोरंजन बना के, ये मनोरंजन नहीं है, एक कुछ उद्देश्य रखे आपके लिए नहीं, अपने अपने तो अपने लिए तो अपने आप, लेकिन बच्चों के लिए कि मैं एक दो शब्द से बुरा करूँगा। तो क्या हम बच्चों को दें, ये सबसे जरूरी जीवन को पूरा करना है। हम इस उम्र में, इस उम्र तक आया, क्या हमने दिया बच्चों को? अगर केवल पैसे एजुकेशन देते हैं ना, वो सिर्फ नहीं, एक दिशा, एक ताकत उसका, उसके हाथ में कुछ दिए, क्या दिया कि वो ताकि उसके हाथ में मूर्ति बन जाए। सारे कहते हैं भारत माता की जैसे, लेकिन जो मूर्ति में खाली ना हो, जितना भी ज्यादा एजुकेशन आप देते हैं ना, लेकिन वो जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति उसमें ना हो तो उसमें खाली है, उसका मूर्ति खाली है। लेकिन जो उसकी मूर्ति को ऐसे दें कि जो खोल के डायमंड बन जाता है।
वो है आगे अपने बच्चों को देता है। ये है हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएगा। और ऐसे ऐसे लोगों को जो मैंने देखा, जैसे गौर साहब और छुबे साहब को बहुत बिजी है, ऐसे इंद्रजीत जी बहुत बिजी है, लेकिन अपनी संस्कृति के लिए पता नहीं कहाँ से टाइम निकालते हैं, पता से कहाँ है सब कुछ उसमें अर्पण करते हैं। किसके लिए? उनके लिए नहीं, उनके आगे भविष्य के लिए। तो प्रणाम आपको सबको, प्रणाम प्रणाम। अपनी गति है, थोड़ा विलम्ब से हम चले थे क्योंकि 4:20 पे शुरू हुआ, 4 बजे होना था। तो आदरणीय का आदेश है, जिनका आज अभिनंदन है। समय का सब लोग ध्यान रखें। और अब मैं चाहूँगा हमारे बहुत ही, आप थोड़ा इधर आ जाएं, वो सौरभ पांडे जी आप आएँ जरा मंच पर। हिंदी में एक और सेवी हरि सिंह पाल जी भी बैठे हुए हैं, केसी गौतम जी, बनवारी लाल मीना जी, ओंकार नाथ मिश्र जी जो PWD से इंजीनियर रिटायर हुए हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं अब अत्यंत विनम्रता के साथ एक महान व्यक्तित्व, एक ऐसी शख्सियत जिनके हम सब फैन हैं, फॉलोअर हैं और बड़े सम्मान से उनकी तरफ देखते हैं मार्गदर्शन के लिए। मेरा आशय है राम बहादुर राय जी से स्नेहाशीष दें, आशीर्वाद दें और हम और अच्छे काम जीवन में कर सकें, ऐसे माननीय राम बहादुर राय। आदरणीय BN गौड़ जी, मंच पर विराजमान महानुभाव और सभा में उपस्थित मित्रों, आमतौर पर मैं सम्मान से बचता हूँ। BL गौड़ जी ने मुझे कहा और मैंने हाँ किया। मैं सम्मान के अवसर पर मेरे पास कोई शब्द नहीं है, इसलिए मैं यहीं पर आप सबको धन्यवाद देकर अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। श्रद्धेय ने कहा कि इतनी विनम्रता किसी बड़े हिमालय जैसे व्यक्तित्व में हो सकती है, वरना मौका मिले और लोग बोलते हैं। मेरा विनम्र अनुरोध है श्रद्धेय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से, वे आपको संबोधित करें, अपना उद्बोधन दें। मुख्य अतिथि आज के समारोह के पंडित जयप्रकाश शर्मा ट्रस्ट की तरफ से जो आयोजन है, आप स्वागत करें माननीय निशंक जी। मुझे लगता है कि हम जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो केवल जिनका भी उद्बोधन 2 शब्द में है उन्हीं के लिए आए हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने हमारे साथ न्याय किया या अन्याय किया है तो बाद में बात करेंगे। जब ये ऐसे कार्यक्रम होते हैं, हमारे इंडोनेशिया के जो मित्र हैं उन्होंने जिन भावनाओं को व्यक्त किया, हर कार्यक्रम कुछ न कुछ दे के जाता है। हम अपना आते हैं, गुदगुदाते हैं, बातें करते हैं, बहुत सारे सुनते हैं। स्वाभाविक ये है कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं तो इंद्रजीत जी एक बड़ा काम कर रहे हैं। वो अपने माता पिता को तो हमेशा जिंदा रखते ही हैं, लेकिन हमको भी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी अपने माता पिता को जिंदा रखें ताकि आपको भी आपके बच्चे जिंदा रखें। और छोटी बात नहीं है। होता क्या है कि हम सब लोग दौड़ में दौड़ रहे हैं, कहीं ठहराव नहीं है। ये कार्यक्रम हमको थोड़ा सा ठहर करके कुछ सोचने के लिए विवश भी करते हैं और फिर वो हमारे संस्कारों में और हमारे संकल्पों में भी आते हैं, वो हमारे व्यवहार में भी आते हैं। बहुत सारी चीजें, घटनाएं बदल देती हैं जीवन को, मन को बदल देती है। आपका व्यक्ति का मन ही तो है, सब कुछ मन है। अब मन नहीं होता तो जिनको आज हम सम्मानित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं,
वो छात्र राजनीति में क्रांतिकारी नेता के रूप में उभरते हैं और कोई समझौता नहीं करते, और वहाँ से किन किन टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के प्रमुख सहयोगी बनकर के कहीं ना कहीं मन के अंदर आग और छटपटाहट तो थी। और यदि उनकी यात्रा को देखते हैं हम, तो मुझे लगता है कि आज उन पर जरूर हम लोग को सुनना चाहते, उनसे नहीं सुनना चाहते, उनसे तो हम पूरी जिंदगी में सुन ही रहे हैं। जो उन्होंने सब कुछ किया वो हम सुन ही रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी आगे की पीढ़ी है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर बैठे इनमें परिवर्तन भी हो जाएगा तो क्या कर लेंगे? परिवर्तन तो उन्हीं पीढ़ी को चाहिए जिनमें 50-60 साल का अवसर है, और जिनके मन में वो आग आ जाए तो फैला सकते हैं। लेकिन यहाँ बैठने वाले लोगों की भी उतनी भूमिका है, जो अभी इंडोनेशिया के हमारे मित्र ने कह दिया कि हम इधर से क्या लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं कि नहीं लेके जा रहे हैं, एक, और उनको क्या देने वाले हैं जो घर पर हमारे बच्चे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो महत्वपूर्ण बात है। और ये जो बुराइयां हैं पीढ़ियों की, जो बच्चों की, परिवार की, उन बुराइयों ने बहुत मुश्किलों को खड़ा किया है। वो जो हमारे संस्कार संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, तो आज तो हम क्योंकि बेलगौर साहब की अध्यक्षता में हो रहा है, और वो भी जिस जुनून के साथ वो जुटे रहते हैं, पीछे के समय से मैं लंबे समय से देखता हूँ, उनकी चिंता अपने ढंग की है। मुझे याद आता है कि जिस किताब की अभी ये चर्चा कर रहे थे, मैं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री था, अचानक ये मेरे यहाँ पहुँच गए, और पहुँच करके जब इन्होंने ये बातें की तो मैं बहुत गौर से इनको सुनता रहा। और अच्छी बात है कि उसके बाद इन्होंने कुछ ही दिन के बाद उसको लिख करके किताब के रूप में दिया, और हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाया। हर व्यक्ति का ये जिस स्थान पर वो है, ये कुछ ऐसा योगदान हो जाए जो आगे तक चल सकता है, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है किसी के जीवन की। अब वो ठीक कह रहे हैं, वो उद्योगपति बहुत हैं, वो अरबपति भी होंगे, और पैसे का कहाँ पता चलता है। लेकिन मुझे याद आता है, कुछ दिन पहले मैं अनिल जी से चर्चा करके फ़ोन पर कह रहा था कि अचानक डॉक्टर मोदी जी, बीके मोदी लेखक आ गए। बहुत सारे बोलों ने कहा, पहले मुझे पता ही नहीं कि क्यों, कौन कोई शब्द तो आती ही है, मेरा लेना नहीं देना नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, मैं अचानक इस लेखक में क्यों आ गया। वो हमसे पूछ रहे थे क्यों आ गया, कि मैं मेरा लेना नहीं देना नहीं, और ना आपको पता ना कोई मतलब, और मैं यहाँ क्यों आ गया। तो वो हमसे पूछ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे, कह रहे मैं अपने से तो बाद में पूछूंगा, पहले आपसे पूछता हूँ। उन्होंने मेरी बेटी अभी जो यहाँ पर थी, अभी भी उसको जाना था, तो उन्होंने एक बात कही, मैं निशान जी आपको नहीं दिख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इस बेटी को, ये जो यात्रा यहाँ तक आई है वो ये किधर ले जाने वाली है। जिन लोगों ने संघर्ष किया है, राम बहादुर राय जी का संघर्ष इस देश के चंद उन लोगों का संघर्ष है जिन्होंने अपने जीवन को तिल तिल खपा करके नई रोशनी देने की कोशिश की है। नए युवा, वो किसी भी दिशा में यदि उनको स्वार्थ होता उनके मन में, तो वो देश के बहुत ही प्रमुख उन राजनीतिक लोगों में होते जो वहां भी निर्णय करते। लेकिन इमरजेंसी होती है, और मीसा का पहला बंदी बन करके और 16 महीनों तक जेल में जाना, लेकिन कोई समझौता नहीं करना, ये जिद और जुनून उनका ही। और मुझे लगता है कि जितना हम लोग तो बहुत बचपन से राय साहब को पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, और राय साहब को मालूम नहीं होगा, लेकिन उसी जुनून के साथ पौड़ी जैसे जो 6000 फीट की ऊंचाई से जो वहां से दैनिक समाचार पत्र हमारे मित्रों ने हमने मिल करके निकाला,
तो वो चर्चा तब भी होती थी, राय साहब ऐसे कर सकते हम क्यों नहीं कर सकते, वो कर सकते हम क्यों नहीं कर सकते। जो किसी ने कुछ किया है वो मानक बनाता हुआ चला जाता है। लोगों को कम करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है शायद, बस वो मानक बनाने वाले लोगों की कमी है। जिस दिन ये अच्छे हो जाए, वो मानक वाले लोगों की अधिकता हो जाएगी, हर क्षेत्र में हो जाएगी, उस दिन स्वाभाविक होती बहुत सारे बदलाव होंगे। मुझे खुशी है कि पत्रकारिता के 200 वर्षों पर लेखक गांव में हमने बहुत विनम्र आग्रह किया था। वो गाँव के सभी संपादक, लेखक, पत्रकार सबका मन था कि ये देश के पहले लेखक गांव में उनकी उपस्थिति होनी चाहिए, उनका आशीर्वाद होना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि वो आए और जो जो बोले वो आज भी वो लक्ष्मण रेखा होती है हमारे पत्रकारों के लिए, तो छोटी बात नहीं है। कितना बदलाव भी हो गए लेकिन वो रेखा वही है। बदलाव कई भी होंगे लेकिन जो मूल आधार, जिसको अभी मैं चर्चा कर रहा था कि मोदी जी ने दूसरी बात महत्वपूर्ण कही, उन्होंने कहा मैंने देख लिया दुनिया को, पैसे की कोई कीमत नहीं है, यदि कीमत है तो केवल विचार की कीमत है दुनिया में, और किसी की कीमत, केवल विचार की कीमत है। पैसा तो आ जाए, कितने पैसे वालों को हमने देख लिया, क्या स्थिति है वो, उससे वो लास्ट में कहते हैं अच्छा होता कि मैं सामान्य सा रहता और इज्जत के साथ और स्वाभिमान के साथ जीता। कुछ लोगों को तो यहाँ तक देखा जो जेल से बाहर ही नहीं आना चाहते कि बाहर आकर के भी क्या करना। वो लोग हैं उन्होंने भी कम संघर्ष नहीं किया होगा, उन्होंने भी संघर्ष करके उस शिखर पर वो पहुंचे हैं। लेकिन जब समय का, विचारों का और स्थान का ठीक उचित समय नहीं होता है तो बात कहीं की कहीं पहुंच जाती है। और इसलिए ये जो अवसर आते हैं हमारे लिए, ये अवसर, ये समय केवल इकट्ठा होने का मात्र समय नहीं होता है, ये वो समय होता है जब हम अपने जीवन के पाठे में उनको चीज़ों को गढ़ते हैं। और मुझे लगता है जितने लोग बैठे होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता है, अपना अपना मन है, कोई क्या सोच करके जा रहा होगा, आज क्या सोच करके आया होगा, जब जाएगा तो कब तक उस बात को रख करके जाएगा, और कुछ दिन जाएगा या दूर तक वो बात जाएगी, वो उस व्यक्ति के संकल्प और मन की जुनून पर निर्भर करता है। और इसलिए आज मुझे लगता है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे व्यक्ति जो मैं देख रहा हूँ अभी, विवेक भी, ये बात सही है कि इनका जो है, मैं हर मंच पर देखता हूँ इनको, और सुबह भी इनकी कविता सुबह मेरे को पढ़ने को मिलती है। ये भी जुनूनी है, कुछ न कुछ शब्दों के आकार को लोगों तक पहुंचाने का जिद और जुनून इनमें भी मैंने देखा है। एक बार जोरदार तालियां भी इनके लिए हम लोग बजाना चाहेंगे, क्योंकि सब यहाँ पर वो लोग बैठे हैं जिनको इनकी जरूरत ही है। किसी न किसी कार्यक्रम में जो है ये रहेंगे। इंद्रजीत जी 4 बजे उठ जाते हैं, उससे पहले हो सकता है, लेकिन 4 बजे इनका एक फूल हमको मिल जाता है हर दिन। अपने कैमरे से शूट करते हैं, आपको मालूम है, गजब है। तो बहुत जोरदार तालियां बजा दीजिए। लेकिन हर दिन मैं 4-5 बजे जब भी उठता हूँ तो सबसे पहले इनका जो है मेरे व्हाट्सएप पर इनका फूल मुझे मिलता है। अब उसके बाद क्या क्या करते होंगे 4 बजे के बाद, ये जितने मिशन इन्होंने खोले हैं, कभी गौ सेवा तो कभी, मतलब कितने, एक व्यक्ति के मन में जब वो होता है, सेवा का भाव होता है, तो देता तो वही भगवान है, हम लोग तो माध्यम हैं। लेकिन उस माध्यम में ये इतने खरे उतरते हैं और बाहर से पैसा लाते हैं और हिंदुस्तान में लगाते हैं। ये भी कितनी अच्छी बात है, यहाँ सेवा के सब काम करते हैं। और अपने पिताजी को जब मैं इनके घर पर गया था तो बिल्कुल सही कहा कि पिताजी का जिस तरीके से एक एक चीज ऐसा लगता है कि वो अभी आने वाले होंगे।
कितनी अच्छी बात है। ये कभी जिंदगी में फेल नहीं हो सकते क्योंकि उनको मालूम है। अब इस पर जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए कि आप भी नहीं होंगे, क्योंकि श्रद्धा से बढ़कर के दुनिया में कोई चीज नहीं है, कुछ भी चीज नहीं है। अभी मैं अचानक वृंदावन चला गया तो मेरे बच्चों उन्होंने कहा, मैं आरोग्य से हमारे थे, नहीं सुबह जो है हम तो वो महाराज जी हैं आजकल प्रेमानंद जी, तो उन्होंने कहा कि हम तो समय लेकर के मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है होके आ जाओ। तो लेकिन वो रात आपने सोचा कि नहीं पांडे जी आपको भी चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं श्रद्धा मेरी है लेकिन तुम दर्शन करना, लेकिन बच्चों की जिद जाना पड़ा। वहाँ महाराज जी को मिल के आए तो उन्होंने कहा, इन्होंने कोई प्रश्न किया, मैंने तो कुछ प्रश्न नहीं किया, मेरे मन में प्रश्न थे ही नहीं। उन्होंने जिस बात को मैंने इनसे कहा वही उन्होंने कहा, बेटा बस मन कुछ नहीं है, सब कुछ क्या है वो कर है, आप अपने को बस उसके हवाले कर दो। यदि किसी व्यक्ति ने उसके हवाले कर ही दिया तो जो वो आदेश देगा उसको तो करना ही पड़ेगा। आदेश क्या देगा हम सबको पता है, ऊपर वाला क्या आदेश देगा वो हमारा अंदर बोलता है। एक आदमी जब गलत करता है तो सबसे पहले वो ऊपर वाले ही तो रोकता है। एक चोर जब चोरी करता है तो एक उसको एक बार कहते गलत कर रहे हो, लेकिन दूसरा जो मन है उसका वो उसको दबोचता। अच्छे मन को हमेशा ये आसुरी प्रवृत्तियां हावी होती हैं यदि इच्छा शक्ति नहीं है। जैसे कमजोर आदमी को हर बीमारी पकड़ जाती है, कमजोर आदमी होता है छींक भी आ जाएगी, बुखार भी आ जाएगा, क्योंकि बीमारी का अच्छा वो उसको लगता है यही कमजोर है, इसी पर ठीक ठाक रहेगा। लेकिन मजबूत आदमी को ये जो समस्याएं ये परेशानियां वो दूर दूर सोचते कहाँ हम लोगों का पाला पड़ गया। तो का मतलब ये है कि यदि हम सब लोग महसूस करते हैं कि अंततोगत्वा जो उधर से आदेश है वो हमारा, तो अब हमने देख लिया बहुत सारे उदाहरण, किसी के हाथ पर कुछ नहीं है, हमारे हाथ पर यही है कि हम अच्छा कर सकते हैं। कितना अच्छा कर सकते हैं, हम जिंदगी को ढोएंगे नहीं, हम जिंदगी को जी सकते हैं कि नहीं, केवल हमारे हाथ पर इतना है। जिंदगी को ढो रहे हैं तो समय के साथ जो चल रहे हैं, जिंदगी को जी रहे हैं तो एक एक क्षण जो हमको जिंदगी मिली है उसको हम एक एक क्षण जी रहे हैं, बचा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आज जो यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है और पांडे जी का भी बहुत अच्छा बताइए, बिटिया जो है बहुत अच्छा कर रही है, आपको शुभकामनाएं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ से पीछे का यहाँ एक ये नया संसार, अलग संसार है, ये सब संस्थाएं हैं। यहाँ पर वो लोग हैं जो जिद और जुनून के साथ कहीं ना कहीं अपना मुकाम हासिल करते हैं, कर रहे हैं, और जो जिनकी यात्रा अनवरत है। तो मुझे लगता है कि हम सब यात्रियों को आज जो हमारे पद्मश्री पद्म भूषण, ये तो ये जो भारत के सर्वोच्च सम्मान है, वो तो उनके व्यक्तित्व के सामने वो भी बोलने पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका जो औरा है, जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनका संघर्ष है, जो उनकी सोच है, जो उनका किया हुआ हमको दिया हुआ जो प्रसाद है, जो भावी पीढ़ी के लिए जो बो करके जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम इस अवसर पर सब लोग मिलकर के उनका अभिनंदन कर रहे हैं। हम लोग ये भी उनको आश्वस्त कर सकते हैं कि जो आपका संघर्ष है उससे कुछ न कुछ हमको हम पढ़ेंगे। कितनी किताबें लिखी हैं और राजनीतिक उसको भी स्पर्श किया, ऐसे नहीं लिखे, कल्पनाओं में नहीं लिखे। एक तो कल्पना होती है, बैठ करके बहुत अच्छी रचनाएं हो सकती हैं कल्पना, लेकिन वो धरती पर उतरने का नहीं, वो कुछ ही दिन के बाद दिमाग से वो उतर जाती हैं। उस समय तो अच्छी लगती हैं, लेकिन क्योंकि जमीन की नहीं होती है तो उतनी जल्दी, जितनी जल्दी अंदर प्रवेश करती हैं उतनी जल्दी वो बाहर भी निकल जाती हैं। तो जो संघर्ष का एक एक शब्द है
वो जो घटता है वो दूर तक चलता है और वो हमेशा निर्माण करता है। उसमें दुख और दर्द की जो आग है वो साथ साथ में चलती हुई एक नई रोशनी देती है और उस रोशनी के जो वाहक है यहाँ पर हमारे बीच हैं, तो हमको बहुत खुशी मिल रही है कि हम सब आपको सम्मानित कर रहे हैं। और जो BL गौड़ साहब ने ये प्रस्ताव रखा तो बहुत अच्छा रखा, वो भी आज उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं हम। और वो भी ऐसे मनीषी जो यहाँ पर हमारे बीच पंडित तिलकराज शर्मा जिनका जीवन बहुत ही समर्पित रहा है। उनके जितने काम उन्होंने शुरू किए ये उसको बढ़ा रहे हैं, तो उनके नाम पर जो आप हर वर्ष के लंबे समय से इस सम्मान का कार्यक्रम करते हैं, हम आपका भी अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार आप सब लोगों को मेरे से शुभकामनाएं और एक बार जोरदार तालियों के साथ हम जो है राय साहब का अभिनंदन। और आपको बुरा न लगे तो हम खड़े होकर के एक बार तालियों के साथ इस सम्मान के साथ कि वो और जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करना चाहेंगे। तो हमारा वो गौरव है और उनको भगवान लंबी आएगी ताकि उनका मार्गदर्शन मेरे देश को मेरे विचारों को हमेशा मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम बहादुर राय जी, और मैं चाहूँगा कि निशंक जी के लिए भी बजा दें एक बार तालियां, क्योंकि बहुत जरूरी है। एक आयोजन हो रहा था, उसमें एक विद्यालय का उद्घाटन था, तो उस जमाने में दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थे और नसीब सिंह संसदीय सचिव थे। तो शीला दीक्षित के लिए उन्होंने जो कहा कि कम से कम 5 मिनट तालियां बजनी चाहिए, और सबने, क्योंकि स्कूल का उद्घाटन था गांव में गाजीपुर में, तो जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने कहा भाई अगर आपने शीला जी के लिए बजाई तो आदरणीय के लिए भी बजनी चाहिए कम से कम अच्छे से तालियां, क्योंकि ये आप ही करवा सकते थे और हमारे मन में भाव थे। स्टैंडिंग ओवेशन आपने दिलवाया, इसके लिए हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं। और एक शेर मुझे याद आ गया कि क्या उसने मुरब्बत में बदल ली है मोहब्बत, क्या उसने मुरब्बत में बदल ली है मोहब्बत, वो मुझसे बहुत दिन हुए रूठा भी नहीं है, और यूं देखो तो कोई खास नहीं तुझमें कोई बात, लेकिन कोई तुझसा कहीं देखा भी नहीं है। तो राय साहब जैसे व्यक्तित्व, निशंक जी जैसे व्यक्तित्व मिलने हैं, देखने को मिलते हैं। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर BL गौड़ जी को, आए और अध्यक्षीय वक्तव्य दें। माननीय BL गौड़ साहब, आप ताली से अभिनंदन करें डॉक्टर BL गौड़। बिना किसी भूमिका के, क्योंकि हमारे राज साहब टाइम के बड़े पक्के हैं, उन्होंने कहा था कि मुझे 5:45 बजे निकलना है और 6 बज चुके हैं, तो थोड़ी सी बात करके मैं अपनी बात खत्म करूँगा। मित्रों, राय साहब के बारे में बहुत सारी बातें कही गई। मैं तो केवल उनका आत्मिक आभार, उनका धन्यवाद ही करना चाहूँगा कि उन्होंने सही कहा कि सम्मानों से बहुत बच के रहते हैं। और मैंने शायद कुछ मित्रों को बताया भी था कि इवन लखनऊ में मैं रिक्वेस्ट करने गया उनसे कि मुझे भी साहित्य भूषण मिल रहा है और आपको साहित्य भूषण पत्रकारिता में मिल रहा है, तो आप जाएं तो कृपया मेरा भी ले लें, क्योंकि उस दिन मेरे पुत्री की बारात जानी थी, मैं जा नहीं सका। तो उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें कल लखनऊ जाना है, सम्मान होना है, नहीं होता। हमसे कहते हैं कि क्यों जाना है लखनऊ, मैंने कल आपका सम्मान, अरे छोड़िए हम नहीं जा रहे हैं, आप किसी और को बोल दीजिए। तो हमने किसी और से रिक्वेस्ट की। तो ऐसे संत मैं कहूँगा कि मेरे जीवन में मुझे मिले हैं, तो मैं तो अपने आप को उनसे मिलकर बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और उनका आत्मिक आभार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम गए और उन्होंने हमारे इस छोटे से सम्मान के लिए समय दिया और स्वीकार किया। सबसे बड़ी बात ये, स्वीकार किया। उनका जीवन मैं 3-4 पॉइंट में लाया नोट करके कि 1/7/1946 को उनका जन्म गांव में हुआ, और जो 46 की संख्या अगर हम ले लें तो 46 साल से आप पत्रकारिता में हैं। 46 साल से
ये पत्रकारिता में है। और जो इन्होंने 19 पुस्तकें लिखी हैं, हम लोग तो कल्पना करके कविता बहुत अच्छी लिख लेते हैं, मैं सोचा थोड़ा सा, और मेरा मानना है प्रकृति में कविताएं बहती हैं तो हम तो कर लेते हैं, लेकिन इनकी 19 पुस्तकों में कहीं कोई कल्पना नहीं है। अभी 2 पुस्तकें हाल ही में आई हैं, एक को तो करीब 1 साल हो गया, संविधान की अनकही कहानी, जो संविधान कैसे बना और उसमें इतनी बातें छूट गई कि अगर वो इस तरह से होता तो ऐसे होता, संविधान में कौन कौन थे, क्या था, यानी मैंने तो थोड़े से पन्ने उसके पढ़े हैं अभी, मैं आपसे वास्तव में बताऊं, लेकिन वो किताब ऐसी पठनीय है कि हर विद्यालय में, विश्वविद्यालय में उसको पढ़ाया जाना चाहिए और देखना चाहिए। अभी ये किताब आई उनकी इमरजेंसी के 50 साल, उनसे 4 दिन पहले मैंने कंगना रनौत की वो देखी थी इमरजेंसी। मैंने कहा मुझे कभी समय मिले तो मैं ये किताब लेके कंगना रनौत के पास जाऊं कि वो आपकी इमरजेंसी तो जो गई वो इमरजेंसी हो गई, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी 2 बनानी है तो आप इस किताब पर बनाइए। एक इमरजेंसी के एक पल का हिसाब किताब उस किताब में दर्ज है। ये है हमारे राय साहब, जब कोई किताब लिखते हैं तो 25 किताब पढ़ते हैं, 20 किताब पढ़ते हैं, उनको पढ़ते हैं, उस विषय को मनन करते हैं। मैंने इनके बेटे से मेरी थोड़ी सी मित्रता है, मैं कभी कभी बात कर लेता हूँ और पूछ लेता हूँ भाई कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। तो एक दिन मुझे कहने लगे बाबूजी आप सुबह ना फोन किया करें, उनका सवेरा तो होता है 11 बजे के करीब। मैंने कहा वो कैसे? और ऑफिस उनका शुरू होता है शाम को 4 बजे, वो दिन में ना कहीं जाते हैं, 3 बजे निकलते हैं, रात को आते हैं, फिर रात को 2 बजे तक पढ़ते हैं और फिर सोते हैं। ये उनकी दिनचर्या है। यानी किसी विषय में खाली पीली बात नहीं करनी है, बात करनी है तो तथ्यों से बात करनी है। तो मैं उनका पुनः बार बार इतना आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी बात का मान रख लिया। और क्योंकि उन्हें जाना भी है 6 बजे, तो मैं पिता की बात चल रही थी तो मुझे एक अपने पिता की कविता याद आ गई, उसे सुना के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि हमारे राय साहब को निकलना भी है। ये कविता बहुत पहले लिखी गई, आज बच्चों की पिता की बात चल रही थी तो वो कविता मुझे याद आ गई कि पिताजी एक अच्छा काम कर गए। पिताजी एक अच्छा काम कर गए कि बिना देश का भ्रमण किए ही मर गए। पिताजी एक अच्छा काम कर गए कि बिना देश का भ्रमण किए ही मर गए। जिस गांव में पैदा हुए उसी में जिए, और सारे अच्छे काम जैसे गांव में एक बड़ी चौपाल, पशुओं के लिए ताल, चामुंडा और पथवारी का थाड़ा, पीर का थान, गांव के बाहर धर्मशाला, इतने सारे काम बिना चंदे के कर गए। पिताजी एक अच्छा काम कर गए पिताजी, और उनकी अमरता के लिए इतने काम काफी हैं। उनकी अमरता के लिए इतने काम काफी हैं। आज भी गांव वाले किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में उनका नाम लेते हैं, आज भी किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में उनका नाम लेते हैं। जिंदगी में अच्छा काम एक भी काफी है। जिंदगी में अच्छा काम एक भी काफी है, बशर्ते आपने उसे बिना चंदे के अंजाम दिया हो। आपने उसे बिना चंदे के अंजाम दिया हो, और सारा जीवन बिना किसी दाग के जिया हो। बशर्ते कि आपने उसे बिना चंदे के अंजाम दिया हो और सारा जीवन बिना किसी दाग के जिया हो। अच्छे थे पिताजी, छोटे कामों से बड़ा नाम कर गए। अच्छा हुआ पिताजी समय से पहले मर गए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिना चंदे के कोई अच्छा काम कर पाए और बिना किसी चिंता के चिता पर चढ़ पाए? चंदा मांगना तो बुरा नहीं, बुरा है चंदे से चुंगी काटना। चंदा मांगना बुरा नहीं,
बुरा है चंदे से चुंगी काटना और आए बाएं कर यह बताना कि चंदा कम पड़ गया इसलिए काम पिछड़ गया। इसका संदेश बहुत दूर तक जाता है। योजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, धन कम पड़ गया जी इसलिए। धन क्यों कम पड़ गया कि योजना डिले होगी। योजना क्यों डिले होगी कि हम अपने कार्यों में मस्त थे, योजना अपने आप चल रही थी, कह रहे नहीं। अच्छा हुआ पिताजी आप दिल्ली नहीं आए। ये कविता मैंने क्यों लिखी कि उन दिनों शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और कलमाड़ी साहब एशियन गेम्स के इंचार्ज थे। ये कविता उन दिनों लिखी गई थी। अच्छा हुआ पिताजी आप दिल्ली नहीं आए, आते तो बहुत पछताते। अच्छा हुआ पिताजी आप दिल्ली नहीं आए, आते तो बहुत पछताते। जब आप देश के किसी नेता को भ्रष्टाचार के बल्ले से ईमान की गेंद को हिट करता हुआ पाते। जब आप किसी देश के नेता को भ्रष्टाचार के बल्ले से ईमान की गेंद को हिट करता हुआ पाते, तब आप बिना किसी दिल के दौरे के ही मर जाते। तब आप बिना किसी दौरे के डर से ही, शर्म से ही मर जाते। अच्छा हुआ पिताजी आप समय से मर गए। पिताजी एक अच्छा काम कर गए कि बिना देश का भ्रमण किए ही मर गए। जी से है क्योंकि चंदा बार बार कह रहे थे तो मैंने कहा इंद्रजीत शर्मा जी का चंदा तो सामने ही निकला हुआ तो और वो इतनी अच्छी हैं कि वो कभी किसी काम के लिए इनको मना नहीं करती हैं। तो मैं एक बात कहने ये चाहता था कि अगर घरों में, परिवारों में अगर आपके पिताजी का कमरा है, सब कुछ है और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं तो इसका श्रेय आदरणीय अंजू शर्मा जी को जाता है ना। तो और उधर हमारी आदरणीय गौर साहब की धर्मपत्नी, मैंने उनके हाथ से रोटियां खाई, अचार खाया, तो मैं कैसे भूल जाऊं कि वो कितनी प्रेम से खाना खिलाती। अब तो थोड़ी नासाज है उनकी तबीयत, लेकिन जब वो ठीक थी, योजना विहार में एक बार जाने का मौका मिला। तो कहने का मतलब ये है कि ये बड़े हम सौभाग्यशाली हैं जिनको सबके घर में अच्छे लोग हैं। और हमारे बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय कवि बैठे हुए हैं सरदार मंजीत सिंह जी, जो दुनिया भर के मंचों अपनी कविताओं से, हास्य कविताओं से लोगों के चेहरों पे मुस्कान ला देते हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में सुरेश चंद्र शुक्ल जी जो नॉर्वे से, ओस्लो से पधारे हुए हैं, आते हैं प्रतिवर्ष और स्पाइल दर्पण नाम की पत्रिका के संपादक हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। अनीता श्रीवास्तव जी सावित्री फाउंडेशन और विजय श्रीवास्तव जी जो सिंगर, कंपोजर, लिरिसिस्ट हैं, गीतकार हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। और मैं नजर डाल रहा हूँ तो बाईं तरफ जो हमेशा मिलते हैं निशंक जी का, जब भी मैं गया, बेचैन गंडिया जी, डॉक्टर बेचैन गंडिया जी जो बहुत अच्छे लेखक भी हैं, गजलें भी लिखते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। उनके साथ जो टीम है उनका भी बहुत स्वागत, गौर साहब की टीम उनका भी बहुत स्वागत, सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और विपिन गुप्ता जी से कह रहा हूँ चलते चलते कि वो सबका धन्यवाद करें, और अगर समय होगा तो बाद में कुछ कविता हम सुन लेंगे। हाँ, कुछ जो सुनना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, रुकें। और मैं विपिन गुप्ता जी जो नेशनल एक्सप्रेस के संपादक हैं, वो विधिवत धन्यवाद ज्ञापित करें माननीय विपिन गुप्ता जी। परम पूज्य राज साहब हमारे पत्रकारिता जगत के वो क्षितिज हैं। हम समझते हैं शायद देश में इस समय जो हमारे देश के 3 पत्रकार थे, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी जिनका मैं शिष्य बना, और के विक्रम राव, आपातकाल के 2 ही पत्रकार थे जो जेल में गए। के विक्रम राव जी जाट साहब के साथ थे, और माननीय राय साहब जिनके बारे में सारे देश को पता है, पत्रकारिता के द्वारा जिन्होंने सेवा की, और आज जो सम्मान हुआ, तो मैं एक लाइन में कहूँगा, ये जो सम्मान है वो सम्मानित हुआ है। राय साहब ने सम्मान स्वीकार किया, क्योंकि मैंने जब 2022 में, चूंकि मैं अखिल भारतीय संपूर्ण क्रांति कार्यालय सचिव रहा 77 में, मैंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण का सम्मान माननीय राय साहब को देने के लिए नाम और शील्ड वगैरह सब सम्मान पत्र, लेकिन राय साहब को सम्मान देना बहुत कठिन काम है, क्योंकि लेते ही नहीं है। पद्म भूषण जो मिला उसको भी लेने नहीं गए। ये तो गौर साहब का साहस है और भाग्य है कि उन्होंने तैयार कर लिया, और माननीय राय साहब ने यहाँ पर आकर के, लेकिन हम लोग बहुत दुखी हैं कि आपकी वाणी हम लोग सुनना चाहते थे, क्योंकि आपकी जो आशीर्वाद होता वो हम लोगों के लिए मार्गदर्शन होता। मैं जो लोग भी आए यहाँ पर
सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हम लोग सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे माननीय राय साहब को और गौड़ साहब को और हमारे देश के पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय पोखरियाल साहब को शतायु और कम से कम 108 साल की उम्र दें। आज मकर संक्रांति का पर्व है। हम सभी को, देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विपिन गुप्ता जी। मैं आप सब लोगों से एक प्रार्थना करूंगा कि आप बैठें, आपकी हमारा कविता सम्मेलन शुरू होगा, क्योंकि कहीं सबको कहाँ निकल रहे हैं सब लोग। It's very difficult to stay for 3 hours continuously. So, कविता फिक्स और दिन, any other day. राजन पाल जी ने पूरा समय दिया, ये बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत इतने 84 की एज में। पीछे सब लोग आ जाएंगे जी। अब न्यू जर्सी में